हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आपसे निवेदन है कि आप एक कॉपी लेकर के बैठिएगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप उसको नोट किए रहेंगे तो बाद में आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत कम टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। जी हाँ दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसको किसने रद्द किया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसने इसको लाया था। तो यह जो लाने वाला था वह आपका लॉर्ड लिटन था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, लेकिन जो रद्द किया था वह किया था लॉर्ड रिपन ने। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके एग्जाम में आया है कि किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लाया था, तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन जो था वह लेकर के आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो अखबार थे इंडिया के जो छपते थे उसमें क्या था कि जो अंग्रेज जुल्म ढाते थे लोगों पर, उनके बारे में वह लोग अच्छे से लिख देते थे। तो प्रेस की जो आवाज़ थी उसको दबाने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा यह लाया गया था कि जो है कि अब कोई अखबार जो है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं छपेगा, जो है कि केवल अंग्रेजी हुकूमत की जो है कि बड़ाई करेगा। और दूसरी चीज़ यह थी कि अब सभी अखबार जो है वह अंग्रेजी में छपेंगे। पहले क्या था कि बहुत से अखबार जो थे वह आपके रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें छपते थे, पंजाबी में छपते थे, हिंदी में छपते थे। लेकिन लॉर्ड लिटन ऐसा नियम लाया कि उसमें जो है कि बस यही था कि अब सभी अंग्रेजी में छपेंगे। तो उस समय आपसे एक प्रश्न इस पर भी पूछा जाता है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसके तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार कौन था। तो देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसके द्वारा प्रतिबंधित होने वाला पहला जो अखबार था वह आपका सोम प्रकाश था। जी हाँ दोस्तों, सोम प्रकाश था। जो किसका था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह अखबार था। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके हमको वहाँ पर फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम पर जैसे वीडियो का लिंक हो गया वह भी मिल जाता है। साथ ही में कोई एग्जाम से रिलेटेड जानकारी रहती तो वह भी मिल जाता है, और कब वीडियो आएगी चैनल पर यह भी जानकारी आपको मिल जाता है। तो आप सब कुछ जानकारी पाने के लिए वहां पर जुड़ सकते हैं और वहां पर सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो स्थायी बंदोबस्त है यह किसके साथ किया गया था, यह प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न आपका BPSC प्री में आया था 2011 में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है जमींदारों के साथ। जी हाँ दोस्तों, जो स्थायी बंदोबस्त था यह जमींदारों के साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में जो है कि भू राजस्व को जो है कि स्थायी वगैरह किया गया था। तो इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो जो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था तो उसका कारण क्या था। तो उसका कारण यही था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। जी हाँ दोस्तों, जो भू राजस्व था उसका राजस्व निर्णय करना था। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह कहाँ पर लागू की गई थी, तो वह आपका की गई थी मद्रास में। जी हाँ दोस्तों, मद्रास में जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, यह क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखिए, यह आपकी लागू की गई थी 1792 ईस्वी में। और जो है कि कहाँ पर, मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था और अलेक्जेंडर रीड ने इसको किया था। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपका जो दिया गया है इसमें क्या है कि
कि इसमें आपको भरना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो यह आपको भरना है। तो यह देखिए आपको दिया गया था 1885 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1885 ईस्वी में इसको दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जो छठवां प्रश्न आपका है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यह तो आपका इंडिया लेवल पर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश से आपका क्वेश्चन बनता है। तो यह पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो देखिए अगर हम सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बात करें तो यह किसकी है, यह आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश है। और यह जो है कि कभी कभी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना भी आपका जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। और किस सन में किया था, तो 1875 ईस्वी में किया था। इस डेट को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह पूछा गया है, प्रश्न आपका है कि राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। हाँ दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही है कि जो राजा राम मोहन राय जी थे यह नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो यह सही है। इसके अलावा लिखा गया है कि स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए का नारा दिया था। तो यह भी कथन आपका सही है कि जो भारत है वह भारतीयों के लिए है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा, यह भी आपका सही है। साथ ही में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग भी लिया था। तो यह तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। जी हाँ दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो अमृत बाजार पत्रिका थी इसकी स्थापना किसने किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना किए थे वह शिशिर कुमार घोष ने किया था। जी हाँ दोस्तों, शिशिर कुमार घोष ने जो है कि यह आपका अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे। और दोस्तों इससे एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसके डर से किस पत्रिका ने अपनी लैंग्वेज को रातों रात बदल लिया था, तो वह अमृत बाजार पत्रिका ही थी। तो इसको याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से अपनी लैंग्वेज को चेंज करने वाला पहला जो पत्रिका था वह आपका अमृत बाजार पत्रिका है। और इसके जो स्थापना किए थे वह शिशिर कुमार घोष जी हैं। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया है कि भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो देखिए जो भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय प्राप्त है वह किसको है, तो वह है कि यह है W.H. स्लीमैन को। जी हाँ दोस्तों, जो ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय दिया जाता है वह W.H. स्लीमैन को है। तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि जो ठगी प्रथा है इसको समाप्त कौन किया था, तो इसको समाप्त किया था विलियम बेंटिक ने। तो इसको याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। और किस सन में किया था, तो 1830 ईस्वी के आसपास। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसमें जो है कि कब महात्मा गांधी पर जो है कि अभियोग चलाया गया था, तो वह आपका ऑप्शन जो सही है वह है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया वह आपका 1917 ईस्वी में चलाया था। और इसमें क्या था, तो इसमें जो है कि नील की खेती जो होती थी चंपारण में उसको समाप्त करने के लिए जो 3 कठिया प्रणाली वहां पर लागू थी उसको जो है कि समाप्त करने के
के लिए गांधी जी ने जो है कि यह सत्याग्रह चलाया था। और दोस्तों इसी से आपका एक प्रश्न यह भी बनता है कि पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ चलाया, तो वो आपका चंपारण हो जाएगा। याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। और गांधी जी इंडिया कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में अफ्रीका से आए थे लौट करके, और 9 जनवरी को आए थे। तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रवासी दिवस मनाते हैं। और कब से मनाते हैं, तो 2003 से हम लोग प्रवासी दिवस जो है कि जिस दिन गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, उस दिन मनाते हैं। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के अगर राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको आप जरूर ध्यान से सुना करिए, और अगर कुछ जरूरी लगे तो नोट भी किया करिए, इससे प्रश्न बनता है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं फंसता है एग्जाम में, लेकिन जो एक्सप्लेन वगैरह करते हैं उससे प्रश्न आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में बी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो जो वी.डी. सावरकर थे यह हिंदू महासंघ के कब अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो देखिए वह जो निर्वाचित हुए थे वह हुए थे 1937 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1937 में अध्यक्ष हुए थे और 1942 तक जो है कि वह अध्यक्ष रहे थे। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5 आपका हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो देखिए जो मुस्लिम लीग है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 1916 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1916 का अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन होता है उसमें जो है कि नरम दल और गरम दल एक साथ अधिवेशन करते हैं, साथ में मुस्लिम लीग भी उस अधिवेशन में शामिल होती है। तो इसको याद रखिएगा, 1916 का अधिवेशन था और लखनऊ में जो है कि हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वह दिल्ली कब पहुंचे थे। तो वह दिल्ली जब पहुंचे थे वह 23 मार्च 1942 ईस्वी को पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे, तो यह याद रखिएगा। और वह किसके लिए आए थे, तो वह जो है कि आए थे इसलिए कि भारतीयों का सहयोग चाहते थे। जो द्वितीय विश्व युद्ध उस समय 1939 से चल रहा था, तो वह जो है सहयोग वगैरह चाहते थे, तो इसलिए क्रिप्स जो है वह दिल्ली पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था। तो जो देखिए जो इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था, यह आपका कब हुआ था, तो वह हुआ था 16 जुलाई 1947। जी हाँ दोस्तों, 16 जुलाई 1947 को जो है कि यह जो है कि आपका पारित हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था। तो देखिए ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को जो पेंट किए थे वह किसने किया था, तो वह किए थे अभिंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अभिंद्रनाथ टैगोर जी ने यह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात अगर हम करें तो अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से किसको जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के, तो वह आपका है लॉर्ड क्लाइव। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं, तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो है कि यह आपका लॉर्ड क्लाइव प्लासी का युद्ध किया था, कब किया था, तो 23 जून 1757 ईस्वी में किया था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके भारत में जो है कि अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव रखी थी। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ देता है कि जो क्लाइव है वह किसके साथ युद्ध किया था, तो सिराजुद्दौला के साथ किया था और 1757 ईस्वी में। तो
तो याद रखिएगा, इसको प्लासी के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी यह आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना किसने किया था, तो वह किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने इसको किया था। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश दिया गया है ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो क्या वह था, तो वह जो था आपका कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो नारा था वह पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बन सकता है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर क्लिक करके हमको फॉलो कर लीजिए। और कोई भी जानकारी रहती है एग्जाम से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी जानकारी रहती है तो वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। अगला है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था। तो देखिए जो नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह आपके दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और देखिए जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि 1916 में जो है कि किसने होम रूल की स्थापना किए थे। तो आपके बाल गंगाधर तिलक जी भी किए थे होम रूल की स्थापना आपका जो पूना में। वहीं पर उसी समय जो है कि एनी बेसेंट जी ने भी आपका अडयार में मद्रास के वहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा। और यह जो बाल गंगाधर तिलक जी थे यह किस दल के नेता थे, तो यह गरम दल के नेता थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। देखिए यह प्रश्न आपका आ गया, इंपॉर्टेंट है कि जो कौन सी ऐसी तिलक है जो तिलक ने लिखी है। तो देखिए अगर हम इनकी पुस्तक के बारे में बात करें तो वह है गीता रहस्य। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गीता रहस्य की जो रचना है वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किया है और इन्होंने यह मांडले जेल में ही किया। जी हाँ दोस्तों, यह जो बुक है इसको उन्होंने जब वह मांडले जेल में थे तभी जो है कि इसको लिख लिए थे। और कभी कभी इनसे जो है कि पूछा जाता है पत्रिका का प्रकाशन कौन किए थे, तो इन्होंने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किया था और केसरी का किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। जो केसरी था वह आपका किस में छपता था, तो वह आपका मराठी में छपता था। वहीं पर जो आपका ये मराठा पत्रिका थी वह अंग्रेजी में छपते थे। तो यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ने सन, देखिए डैश दिया गया है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो वह किसने किया था, यह चीज पूछा गया है। ऐसा कौन सा जो है कि लॉर्ड था जिन्होंने जो है कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियम लागू किया था, तो वह आपका था लॉर्ड कर्जन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के बारे में आप जानते ही हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। तो आप इसको याद रखिएगा। और 1904 में जो है कि भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियम भी लागू किया था। अगला है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित किया गया था। तो अभी इसको एक्सप्लेन हमने किया, कब किया गया था, तो 1904 ईस्वी में किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो यह जो अखबार है इनमें से कौन सा ऐसा अखबार था जो मुख्य रूप से जो उदारवादी नेता थे उनकी नीतियों का प्रचारक था।
तो उनकी नीतियों के प्रचारक के बारे में अगर हम बात करें तो वह अखबार लीडर था। जी हाँ दोस्तों, वह अखबार लीडर अखबार था जो कि उदारवादी जो है कि उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था। और इसके संपादक कौन करते थे? तो मदन मोहन मालवीय जी जो हैं वह इसके संपादक थे। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है कि कब रखी गई थी, किसके द्वारा रखी गई थी? तो देखिए, भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव है वह रखी गई थी 1835 का जो मैकाले के मिंट्स आया था, मतलब मैकाले का जो अधिनियम आया था उसके तहत जो है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि जो है कि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको थोड़ा शिक्षित करके अपने काम में उनको लिया जाए, तो इसलिए वह जो है कि शिक्षा नीति वगैरह ला रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की जनसंख्या किस वर्ग में मुख्यतः आकर्षित हुई थी? तो देखिए, इसमें दिया गया बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, ये उदार राजवाड़े। तो देखिए, जो 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन वगैरह चल रहा था तो उस समय सबसे ज़्यादा जो आकर्षित होने वाले लोग थे वह आपके थे, पहले तो बुद्धिजीवी थे, उसके बाद जो थे वह आपके नगरीय उच्च जो जातियां थीं वह भी आकर्षित हुई थी, और उसके बाद जो है कि जो उदार राजवाड़े थे यह लोग भी आकर्षित हुए थे। उसमें जो है कि निर्धन साधारण वर्ग ज़्यादातर आकर्षित नहीं हुए थे। तो इसलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो देखिए, अगर आप पूछा जाए आपसे भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के जो पिता थे वह आपके राजा राम मोहन राय जी थे। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी को जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पुनर्जागरण का आंदोलन पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, और जो है कि इन्होंने ही सती प्रथा का भी अंत कराया था। तो आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, तो वह राजा राम मोहन राय जी ही थे। और किसने अंत किया था? तो विलियम बेंटिक ने 1929 ईस्वी में 1829 ईस्वी में उसको समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो देखिए, अगर पूछा जाए कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है तो वह भी आपके राजा राम मोहन राय जी ही कहलाते हैं, या भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता भी आपके राजा राम मोहन राय जी हैं, और नव भारत का पैगंबर भी आपके राजा राम मोहन राय जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1817 में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी वह किसने किया था? तो वह डेविड हेयर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, 1817 में डेविड हेयर ने जो है कि इसकी स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से बताइए कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। तो जो आत्मीय सभा के संस्थापक थे वही जो है कि आपका सती प्रथा का भी अंत करवाए थे, उनके प्रयासों से हुआ था। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जो है कि आंदोलन के पिता भी कहा जाता है, नव भारत का पैगंबर भी इनको कहते हैं। तो वह कौन हो जाएंगे? तो वह आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो याद रखिएगा। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की अगर हम स्थापना के बारे में बात करें कि जो ब्रह्म समाज है यह कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो वह आपकी हुई थी 1828 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। फिलहाल इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ अगर ये वाला है कि इनमें से कोई नहीं तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 1828 ईस्वी में 20 अगस्त को किया गया था। तो याद रखिएगा। और जो है कि यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आपका आर्य समाज था
वह कब बना था, तो वह 1875 ईस्वी में बना था, जिसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय जी ने जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। तो फ्रेंड्स, आज के यह 30 प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और दोस्तों, हम यह सीरीज चला रहे हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और तब तक जो है कि जितने भी प्रश्न आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनेंगे सबको कवर करा देंगे। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, इसके लिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह यह है कि हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पर फॉलो करने से क्या होगा कि जैसे इसका PDF वगैरह है मिल जाएगा, साथ ही में अगर कोई अपडेट रहता है तो वह दे दिया जाता है, और जैसे कोई एग्ज़ाम को लेकर के नई अपडेट आती है तो उसको बता दिया जाता है सबसे पहले। तो इसलिए आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके और सब कुछ जानकारी आप तक अच्छे से पहुंच सके, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।